सीधे लिया चलते हैं आपको लोकसभा, जहां गृह मंत्री अमित शाह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोल रहे हैं। 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 ओवर में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर परिसीमन आयोग वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का, और 120% की वृद्धि होने के बाद ये कभी हो नहीं सकता कि एक समान हो। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और 26 सीटें ओपन रहेगी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 6 कम हो जाएगी, परंतु हम वो नहीं कर रहे। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो अब क्या होगा, 59% सीटों में 20 सीटें बढ़ेगी और 39 सीटें महिला ओपन रहेगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मान्यवर अभी कहां समाप्त हुआ है भाई, आप भी राहुल जी के तरह मेरे बोलने का क्रम आप तय करो। नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूंगा ना, इससे भी अच्छी दरखास्त दूंगा, चिंता मत करो। और मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना क्यों समय पर नहीं हुई। मान्यवर सबको मालूम है कि 21 में जनगणना होनी थी और 21 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई।
कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को काफी समय लगा इसमें से उभरने में, और जब 24 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित ही मांग करी कि भाई जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति समूहों के साथ चर्चा की, कई सारे सामाजिक ग्रुपों के साथ चर्चा की, कुछ सरकारों से भी चर्चा करी, राज्य सरकारों से, और बाद में निर्णय करा 25 में कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मान्यवर, और ये निर्णय होने के बाद अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब ये भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की। पीयूष भाई क्या अपेक्षा रख रहे हो? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें उलझाना चाहते हैं। अब पीयूष भाई बेचारे भोले हैं, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा करे ताली बजाओ। हम कर रहे हैं तो ये ताली नहीं बजाएंगे। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहां बैठने से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है, उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है
जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। मैंने इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, या नहीं बैठ पाओगे। नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यवर, बैठ जाओ। गुस्सा क्यों खा रहे हो? इतना गुस्सा मत खाओ, प्लीज प्लीज। इतना सदन में, मारन जी, सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं। शांत। मान्यवर, मान्यवर, जोर से बोलने से देता हूं, बोलो चलो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, प्लीज। नो नो। मान्यवर, मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता। सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं कि ये परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोग बोले हैं कि इससे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हकीकत नहीं है। अब जब मैं हकीकत नहीं है कहता हूं तो कल मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब 129 जो स्ट्रेंथ है 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर,
कुछ सदस्यों ने मान्यवर, आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। यार वो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ। बैठो। ये राजा जी एक मिनट मुझे सुनो। बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए। मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करें। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए सहमत हो, सदन में बात कर लेते। सहमत हो, अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो शुरू करते आगे। सर last minute. Sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? सर अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर, 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा सामने केसी वेणुगोपाल की तरफ से रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की
मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा। मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ, भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना, अब शांति रखो, ठंड रखो यार, चलो। मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता, पहला कारण है, आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं। और
और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे, एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं मान्यवर। इसलिए आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं मान्यवर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब वीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए हैं। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में क्या है। अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना। माननीय गृहमंत्री जी क्या कह रहे हैं? बाद में you can ask later.
जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी, इसमें किसी को संशय रखने। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जितना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा ये हमारे लिए बेहद जरूरी है मान्यवर। इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी इसका परिचय आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर, 99 से 2003 में 85वां संविधान संशोधन ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 8 से 14 में 108 का संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोकसभा का दरवाजा कभी वो बिल ने देखा नहीं। और किसने विरोध किया? उसी लोगों ने विरोध किया। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, भले माइक के बगैर बोले हैं, बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया। ये रिकॉर्ड मैं क्लियर करना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये लोकसभा में आया तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया। ये मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते, मगर भला लल्लन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे? ये तो हमारे साथ है, ये तो बिल का समर्थन करेंगे।
मान्यवर कांग्रेस पार्टी के समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार का ये बिल का विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर सरकार के हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में ये बिल को पेश नहीं किया। और 2023 में मोदी जी जानबूझकर 2023 में विधेयक लाए। उनको मालूम था कि 24 में चुनाव है, कितनी भी मनसा हो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सर्वानुमत से यही सदन जब नवाब बना, सबसे पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो और राज्यसभा में भी हो। तो मान्यवर हम तो मानते थे कि अब हो गया, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु परंतु मगर अगर ये सारी चीजें छोड़कर आज फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जब ये चुनाव में जाएंगे, महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। मान्यवर, ये बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आए, छठी में 19 आए, 8वीं में 44 आए, 14वीं में 51 आए, 17वीं में रिकॉर्ड 78 महिला सदस्य चुनकर आए और 18वीं में 75 महिला सदस्य चुनकर आए। मान्यवर, ये आंकड़े जो है वो हमारी माताओं बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर महिला सांसदों ने, आपने कई बार मौका भी दिया, आज भी दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो इस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में ये महिला आरक्षण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का हमने अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। मान्यवर, हमने 3 दशकों से जो बिल चर्चा में आता था और नूरा कुश्ती वाले प्यार और अभाव से रिजेक्ट हो जाता था, हम इसको लेकर आए। मगर मुझे दुख है कि पहले भी जिस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया, वो ही आज इसका किंतु परंतु अगर मगर से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मान्यवर, आज 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश में पंचायत में काम कर चुकी है। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं?
मणि जी मार्क कट जाएंगे, नरसिम्हा राव जी लाए थे, टिकट कट जाएगी, नरसिम्हा राव का नाम बोलोगे तो। मान्यवर, इस 11 साल में सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं, इस देश की माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए ये 11 साल में 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा है। मान्यवर, नल से पानी पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं बहनों को। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दिया गया, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व को दिया गया, 52 करोड़ पीएम मुद्रा योजना की महिला साहसिक बनाई गई, 4 करोड़ में से 75% माताओं बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97,000 करोड़ का बजट था, नरसिम्हा राव जी ने, निर्मला जी 5 लाख करोड़ का बजट इस देश की महिलाओं के लिए। मान्यवर, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को। आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भाई कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्यों विरोध करें। मैंने बोला भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपको राहुल जी को पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई। मगर उसने कहा आपको क्या लगता है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर बनाया, विरोध किया, सीए लाए, विरोध किया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया, जीएसटी लाए, विरोध किया, आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया, नया संसद भवन बनाया, विरोध किया, मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया, सीडीएस बनाया, विरोध किया, 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया, नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया, आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध किया, एयर स्ट्राइक विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर विरोध। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध करें। मान्यवर, मैं बिल के नारेबाजी मत करिए प्लीज, प्लीज। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, बिल के ये कन्विंसिंग कर रहे हैं। सुरेश जी, अरे यार छोड़ो। सुरेश जी
कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाला है। मान्यवर, कन्विंसिंग मत ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको जस का तस रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं और ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मान्यवर, मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है, मगर आज किंतु परंतु अगर मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। मान्यवर, इसके मुझे दो ही कारण दिख रहे हैं कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं बहनों में मोदी जी को यश मिलेगा। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ा हृदय कर एडवर्टाइज देकर उनको यश देने का कह दिया, फिर भी ये नहीं मानते हैं। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती है, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। तो मैं बताता हूं कि आप रोक नहीं। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये साबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हटे। मान्यवर, मैं अभी भी, हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है। मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे। यहाँ आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहाँ से लाना। मान्यवर, ये रूथलेस पॉलिटिक्स करते, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण लटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी लेंगे। मान्यवर, मैं, आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक हो। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है। सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं, सदन के रास्ते। किस प्रकार का
विपक्ष के नेता का बिहेवियर किस प्रकार की भाषा है, क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है। उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हो, दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के कुनबे को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में। इतना उपकार याद कर रखी। और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखने वाला ये पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जब ये बात रखी कि आखिर महिला आरक्षण को क्यों लटकाने की कोशिश हो रही है, किंतु परंतु करके ये विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जब भी पिछले 3 दशकों से जब भी ये प्रयास हुआ है कि महिलाओं को सदन में आरक्षण दिया जाए, उन्हें 33% आरक्षण का प्रावधान जो है वो सदन में लागू कर दिया जाए, तब विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने किसी न किसी बहाने विरोध किया है। अमित शाह ने यह कहा कि 2023 में जिस बिल को पास किया गया, आज उसी पर अपने वादे से पीछे हट रही है कांग्रेस। और अगर ऐसा हुआ तो चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाएं या अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा क्षेत्रों में, जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाएगी, महिलाओं का भारी विरोध उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आधी आबादी के साथ बेईमानी है, उनके साथ अन्याय है कि जब भी उनके हक की बात होती है, उन्हें हक देने की, उनका अधिकार देने की बात होती है, कांग्रेस इस मामले में किंतु और परंतु करके मामले को लटकाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी पर सीधा निशाना गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बातों से हमेशा ये जाहिर करते हैं कि उन्हें सदन में बोलना नहीं आता है। उनका है सीनियर नेताओं से कि सदन में बात कैसे रखी जाती है। अलग अलग विषयों पर काफ़ी ज़्यादा वो हल्ला भी सदन में हुआ है अमित शाह के इस संबोधन के दौरान, लेकिन अमित शाह ने साफ कह दिया है कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं होगा, बल्कि कोशिश यही है कि हर प्रदेश की विधानसभा में 50% सीटें बढ़ाई जाएं और हर प्रदेश में लोकसभा सीटों में भी 50% का इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है कि गृहमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है कि गृहमंत्री कब अपनी बात से पलट जाए या सरकार अपनी बात से पीछे हट जाए। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि ये हम लिख कर देने को तैयार हैं कि 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, चाहे वो संसद में हो या फिर अलग अलग विधानसभाओं में। अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि धर्म के आधार पर जो आरक्षण की वकालत कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी ने, चूंकि उनकी तरफ से धर्मेंद्र यादव ने यह बात रखी थी और धर्मेंद्र यादव ने इस महिला आरक्षण कानून के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा था कि अलग से कोटा होना चाहिए। और इसी को लेकर अमित शाह ने कह दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण न हम करेंगे न कभी होने देंगे।
हमारी सरकार नहीं करेगी और ना ही कोई और सरकार भी अगर देश में रही और वो भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करेगी तो हम ऐसा होने भी नहीं देंगे, ये कभी नहीं होगा। अखिलेश यादव धार्मिक आधार पर अगर ये चाहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति करके आरक्षण में बंटवारा करना, तो ये संभव नहीं है। महिलाएं सामूहिक तौर पर 33% आरक्षण की हकदार हैं और वो हम देकर रहेंगे। अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि विपक्ष चाहे जितना भी विरोध कर ले, 2029 में हम इस आरक्षण को लागू करके ही रहेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में पहुंच चुके हैं। दरअसल अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने सारी बातें रखी हैं, बिल का उद्देश्य बताया है और यह भी बता दिया है कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि इस बिल में जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस कानून को लागू करने से पहले सरकार को जनगणना और परिसीमन ये दोनों कर देना है हर हाल में। ये दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू हो सकता है और इसीलिए जनगणना की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है, जो कोरोना काल में 2021 में होनी थी समय के मुताबिक, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। और अब सरकार ये चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन दोनों का काम पूरा हो जाए और उसी के आधार पर सीटों का जो इजाफा है वो हो जाएगा। 543 सीटें जो अभी वर्तमान में लोकसभा में है उनसे बढ़ाकर 850 करने का फिलहाल प्रस्ताव है और उसके मुताबिक 815 सीटें जो हैं वो राज्यों में होंगी और 35 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, केंद्रीय सीटें होंगी। तो यानी कुल 850 लोकसभा सीटें करने का फिलहाल प्रस्ताव है और इसी तरह से अलग अलग विधानसभाओं में भी 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लाया गया है। लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा वो क्या होगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि फिलहाल जनगणना और परिसीमन इन दो चीज़ों पर केंद्र सरकार जो है गंभीर है। जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा ताकि 2029 में महिला आरक्षण कानून को लागू किया जा सके, जो बगैर परिसीमन के संभव नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए सारे वो मुद्दे गिनाए जिन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार का विरोध किया और इसी को लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा फैसला केंद्र सरकार का नहीं रहा है जिस पर विपक्ष ने साथ दिया हो, चाहे वो देश हित में क्यों न रहा हो, लेकिन उस पर भी हमेशा विपक्ष पीछे हटता रहा है। चाहे वो 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो या CAA लागू करने की बात हो, हर मुद्दे पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया है। तो महिला आरक्षण पर ये साथ कैसे देंगे, क्योंकि महिलाओं के विरोधी तो ये हमेशा से रहे हैं और इन्हें लगता है कि महिला आरक्षण का फ़ायदा सीधे नरेंद्र मोदी को मिलेगा, इसीलिए ये सारा नाटक हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुलकर कह दिया है कि हम पूरी तरह से पोस्टर लगा के, बैनर लगा के हम ये कहने को तैयार हैं कि इस महिला आरक्षण का श्रेय विपक्ष को दे दिया जाए। अगर विपक्ष इस पर समर्थन करता है तो हम इसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगवा देंगे कि विपक्ष की वजह से ये महिला आरक्षण कानून लागू हुआ है। तो यानी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि विपक्ष को हम इसका श्रेय देने को तैयार हैं और ये प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम एडवर्टीजमेंट के जरिए भी ये हर जगह प्रचारित कर सकते हैं कि विपक्ष ने महिला आरक्षण कानून लागू किया है। अगर विपक्ष इस पर साथ देता है तो हम इसका कोई श्रेय खुद से नहीं लेना चाहेंगे, कहीं भी हमारी सरकार इसका प्रचार नहीं करेगी कि हमने महिला आरक्षण कानून लागू किया है, बल्कि पूरे देश में हम बैनर पोस्टर लगवा सकते हैं। की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक
दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ नहीं मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन जैसा भी मामला हो पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना। Kind attention of honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. For yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. तो जो वोटिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है माननीय सदस्यों को कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर किस तरीके से वोटिंग होगी। सदन में तीनों बिल पर वोटिंग होनी है और उसको लेकर जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में सदस्यों को जानकारी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बस कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो गई और उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसके आधार पर यह बताया जाएगा कि महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर किस तरीके से वोटिंग हुई। कुछ देर में वोटिंग शुरू होगी और किस पार्टी के सदस्य इस बिल के समर्थन में थे, किस पार्टी के सदस्य इसके विरोध में थे, वो पता चल जाएगा वोटिंग के बाद। तो महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। सदन में तीनों बिलों पर वोटिंग हो रही है और पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में वहाँ पर मौजूद सभी सदस्यों को वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। तो आसन पर ओम बिरला बैठे हुए हैं और तीनों बिलों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सदन में तीनों बिल पर वोटिंग शुरू हो गई है। तो जो आंकड़े होंगे वो स्क्रीन पर वहाँ पर स्क्रीन है उसमें दिखेगा कि कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया है। आप देखिए कि हाँ के पक्ष में 278 और नहीं के पक्ष में 217 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और जब इस तरह की प्रक्रिया वहाँ पर होती है तो साफ तौर पर यह भी कहना पड़ता है कि जो सदस्यों का जो स्थान निर्धारित होता है उसे वहीं पर जाकर बैठना होता है और तब वो जाकर अपना वोट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर के जरिए कि किन सदस्यों ने हाँ का बटन दबाया, किन सदस्यों ने नो का बटन दबाया। और ये पहला मत विभाजन है। चूँकि आज 3 बिल पर चर्चा हुई थी, 3 बिल पेश किए गए थे, तो पहले बिल को लेकर ये संख्या यहाँ पर देखने को मिला। कुल 489 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है पहले बिल की अगर हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस वक्त मौजूद हैं।
तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मत विभाजन है, वो जो पहला बिल है, चूंकि 3 तरह के बिल हैं। महिला आरक्षण का बिल है जिनमें कुल संख्या जो सदन की होगी, बढ़ी हुई संख्या, उसका 33% आरक्षण किया जाएगा। और एक पहला बिल है। दूसरा बिल है परिसीमन को लेकर जो सरकार निर्णय ले रही है। तो लगातार मत विभाजन के बाद आप देख सकते हैं 278 सदस्यों ने हाँ के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 211 सदस्यों ने नो के पक्ष में और 0 सदस्य हैं जो अनुपस्थित रहे हैं, जबकि कुल 489 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने जो तमाम दिन भर चर्चा चली, अब आज लोकसभा में अलग अलग पार्टियों ने जो चर्चा में भाग लिया, उस पर गृहमंत्री ने एक-एक कर जवाब दिया, अपनी बात रखी और कहा कि हम चूंकि 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए इस वक्त इस बिल को लेकर आए हैं। और विपक्ष में 211 वोट पड़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, और पक्ष में 278 वोट पड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग यहाँ पर हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सदन में तीनों बिल पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। और इससे पहले लोकसभा की तरफ से, लोकसभा सचिवालय की तरफ से सदस्यों को वोटिंग प्रक्रिया के बारे में बताया गया और उसकी पूरी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है, इसमें ऑटोमेटिक बटन दबाकर वोट देना होता है और उसके बाद जो सदस्य हाँ में देना चाहते हैं जवाब, वो हाँ का बटन दबाते हैं, जो नहीं में देना चाहते हैं वो नो का बटन दबाते हैं और उसके बाद उनका वोट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है, दर्ज हो जाता है। तो वोटिंग इस वक्त चल रही है और जो डिजिटल स्क्रीन पर जो रिजल्ट है वो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो मत विभाजन, महिला आरक्षण बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इस वक्त लोकसभा में जारी है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो इस वक्त लोकसभा में जारी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पर लोकसभा में वोटिंग शुरू है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें इसमें हो सकती हैं। परिसीमन संशोधन विधेयक यानी कि 2026, इसमें परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सके। इसके अलावा जो तीसरा बिल है, विधेयक है, वो है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सके। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए ये तो लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि वहां पर जो स्क्रीन है जिसमें दिख रहा है नंबर्स, वो भी हम आप तक दिखा रहे हैं। तो इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और जो 3 बिल हैं, एक केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर, परिसीमन को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, उस पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। लोकसभा से हम पक्ष में 278 वोट पड़े हैं जबकि विपक्ष में 211 वोट पड़े हैं। आप इस तस्वीर के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है और
जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने अपनी बात लोकसभा में रखी और जो तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से तो जाहिर सी बात है कि 2/3 जो सदस्यों की संख्या होती है उसका नंबर होता है 360 और वहां पर जाता हुआ आंकड़ा फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बहुमत है वो सत्ता पक्ष के पास है। लोकसभा में पक्ष में 278 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 211 वोट पड़े हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए यहां पर देख सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद हैं। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग चल रही है। संविधान संशोधन के लिए वोटिंग जारी है। महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिलों पर वोटिंग चल रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हो रही है। 489 सदस्यों ने मतदान में यहां पर हिस्सा लिया है। 543 में से केवल 489 सदस्य यहां पर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग हो रही है। तो लोकसभा की 543 सीटों में अगर बहुमत की बात करें तो 272 सीटें चाहिए होती हैं और पक्ष में पड़े हैं 278 वोट। विपक्ष में 211 वोट इसलिए पड़े हैं क्योंकि कुल जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या है वो केवल 489 है और अभी 2 बिल पर वोटिंग और होनी है, जिसको लेकर जो नंबर सामने आएंगे वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो पक्ष में 278 वोट और विपक्ष में पड़े हैं 211 वोट, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो अपडेट लोकसभा से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल ये लोकसभा में रखा गया था, 2 दिन तक लगातार इस पर चर्चा होती रही। सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। विपक्ष ने कुछ सवाल खड़े किए और ये बताया कि जो बिल है, इस तरीके का आरक्षण या इस तरीके के प्रावधान अगर लागू किए जाते हैं तो इसमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जबकि सत्ता पक्ष ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जाहिर सी बात है कि अगर 2029 में महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को अगर लोकसभा में और राज्यसभा में और राज्य की विधानसभाओं में अगर 33% आरक्षण देना है तो हमें इसी वक्त ये पास करना पड़ेगा, बिना इसे अटकाए, बिना इसे लटकाए, ताकि 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करते हुए 50% सीटें बढ़ाते हुए महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाए। तो 489 सदस्यों ने, 543 की संख्या है, 489 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। पक्ष में वोट पड़े 278 और विपक्ष में 211 वोट पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है और महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग चल रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो लगातार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तीनों बिलों पर वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं लोकसभा में और पहले राउंड में जो बिल पर वोटिंग हुई है उसके लिए पास कराने के लिए, यानी कि पक्ष में 278 वोट पड़े हैं जबकि विपक्ष में 211 वोट पड़े हैं और पहले राउंड में कुल
489 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया है। और महिला आरक्षण बिल समेत तीनों बिलों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला आरक्षण बिल समेत तीनों बिलों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री इस वक्त सदन के भीतर मौजूद हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि लंबी बहस हुई इस पूरे मसले को लेकर, कल भी और आज भी, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026 and the Delimitation Bill 2026. Basically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस स्थिति से अन्य सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो साफ तौर पर स्पीकर ने कहा है कि चूंकि संविधान संशोधन करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, तभी किसी संविधान के किसी विधेयक में, बिल में संशोधन हो सकता है। इसीलिए स्पीकर ने कहा है कि यह बिल यहां पर पास नहीं होता है आगे की कार्रवाई के लिए, क्योंकि 2/3 सदस्यों का समर्थन इसे हासिल नहीं है। लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल, यानी कि जो संविधान संशोधन करने की जो धारा थी जिसके तहत ये करना था, वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि 2/3 सदस्यों ने, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने इसके समर्थन में नहीं दिया। आपको बता दें कि 3 तरह के बिल पर वोटिंग हुई है। पहले में 278 पड़े थे, दूसरे में 298 सदस्यों ने वोट डाले हैं, विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं, लेकिन 2/3 सदस्यों का समर्थन इसमें चाहिए था। और 2/3 सदस्यों का जो समर्थन होगा वो 360 की संख्या होगी, यानी कि आंकड़े अभी बहुत दूर हैं। तकरीबन 62 सांसदों का समर्थन और चाहिए था, तब जाकर ये पास हो पाता। तो फिलहाल ये ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि ये दूसरा मौका है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसी बात को लेकर, इसी बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में मोदी सरकार ने इसको पेश किया था, महिला आरक्षण बिल को, जो सर्वसम्मति से पास किया गया था। लेकिन एक बार फिर से इसमें परिसीमन को जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि 2026 की जनगणना के आधार पर
इसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी 50% लोकसभा की, और उसमें 33% आरक्षण इस देश की आधी आबादी को, महिलाओं को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो लोकसभा में वोटिंग के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ये लोकसभा में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो गिर गया है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसमें 2/3 बहुमत चाहिए इस बिल को पास करने के लिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है, सरकार को नहीं मिला है। और नंबर बताते हैं, और स्पीकर ने अभी बोला भी कि जिस तरीके से 2/3 का आंकड़ा नहीं यहाँ पर बन पाया है, इस वजह से ये बिल यहाँ पर गिर जाता है। और आप चूंकि देखकर ये लग रहा है कि एक तरफ 298 है, एक तरफ 230 है, तो बिल पास हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 298 का नंबर भले है, लेकिन जो 2/3 का आंकड़ा है वो 360 होता है, जो नंबर यहाँ पर नहीं मिला है सरकार को। इस वजह से जो संविधान संशोधन वाला बिल है वो यहाँ पर पास नहीं हो पाया है। इसलिए अब ये एक बार फिर से जो इतिहास रहा है महिला आरक्षण बिल का, इस लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार आया, कई बार सियासी कलाबाजियां इस देश ने देखी हैं इस आरक्षण बिल को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल खटाई में पड़ता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने भाषण में कहा था कि विपक्ष को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों में और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसको किस तरीके से मुद्दा बनाएगी। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके का नतीजा यहाँ पर आया है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि अब फिलहाल 2029 के चुनाव में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन हो पाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार यहाँ से आगे किस तरीके का रुख अपनाती है, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण बिल आज इसको लेकर यहाँ पर वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा में मौजूद हैं। पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट यहाँ पर डाले गए हैं। तो लगातार इसमें यहाँ भी कई सदस्य हैं जो उस दौरान वोटिंग में मौजूद नहीं रहे। तकरीबन 30-40 MP वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो कौन सी पार्टी के थे इसका आंकड़ा अभी आना बाकी है, वो आएगा तो पता चलेगा किन किन दलों ने इसका बहिष्कार किया है, क्यों किया है, कौन से मुद्दे रहे हैं। लेकिन जो 2 दिनों तक जो ये चर्चा चली है, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि दरअसल ये बिल लेकर सरकार आई है, इसका महिला रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। ये परिसीमन महिला आरक्षण के आड़ में किया जा रहा है।